ओशी ओरिजिनल प्रेजेंस क्रिमिनल माइंड्स पाब्लो अमीलियो एस्कोबार। आज के ऑडियो पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम इतिहास के सबसे कुख्यात व्यक्तियों में से एक की अनकही कहानी सुनेंगे। पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गैविरिया एक कोलंबियाई ड्रग माफिया और अब तक के सबसे शक्तिशाली आपराधिक संगठनों में से एक का नेता था। उन्हें कोकीन का राजा भी कहा जाता था। अपने करियर के दौरान एस्कोबार ने अरबों डॉलर कमाए, सैकड़ों लोगों की हत्या का आदेश दिया। हवेली, हवाई जहाज, एक निजी चिड़ियाघर और सैनिकों और कठोर अपराधियों की अपनी सेना के निजी साम्राज्य पर शासन किया। एस्कोबार का जन्म 1 दिसंबर 1949 को एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था और वे कोलंबिया के मेडेलिन में पले थे। एक युवा व्यक्ति के रूप में वह प्रेरित और महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने दोस्तों और परिवार को बताया कि वह किसी दिन कोलंबिया के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। उनकी शुरुआत एक सड़क अपराधी के रूप में हुई। किंवदंती के अनुसार एस्कोबार कब्रों के पत्थरों को चुरा लेता था, उन पर से रेत से नाम मिटा देता था और उन्हें कुटिल पनामावासियों को फिर से बेच देता था। बाद में वह कारें चुराने लगा। 1970 के दशक में उन्हें धन और सत्ता की ओर अपना रास्ता मिला। ड्रग्स। वह बोलीविया और पेरू में कोका पेस्ट खरीदता था, उसे परिष्कृत करता था और संयुक्त राज्य अमेरिका में बिक्री के लिए ले जाता था। 1975 में फैबियो रेस्ट्रेपो नाम के एक स्थानीय मेडेलिन ड्रग लॉर्ड की हत्या कर दी गई थी, कथित तौर पर खुद एस्कोबार के आदेश पर। सत्ता शून्य में कदम रखते हुए एस्कोबार ने रेस्ट्रेपो के संगठन पर कब्जा कर लिया और अपने संचालन का विस्तार किया। बहुत पहले एस्कोबार ने मेडेलिन में सभी संगठित अपराध को नियंत्रित किया और संयुक्त राज्य अमेरिका में 80% तक कोकीन के परिवहन के लिए जिम्मेदार था। 1982 में वह कोलंबिया की कांग्रेस के लिए चुने गए। आर्थिक, आपराधिक और राजनीतिक शक्ति के साथ एस्कोबार का उदय पूर्ण था। 1976 में एस्कोबार ने 15 वर्षीय मारिया विक्टोरिया हेनाओ वेलेजो से शादी की और बाद में उनके 2 बच्चे हुए, जुआन पाब्लो और मैनुएला। एस्कोबार अपने विवाहेतर संबंधों के लिए प्रसिद्ध था और कम उम्र की लड़कियों को पसंद करता था। उनकी एक गर्लफ्रेंड वर्जीनिया वेलेजो एक प्रसिद्ध कोलंबियाई टेलीविजन हस्ती बन गई। अपने अफेयर्स के बावजूद वह अपनी मृत्यु तक मारिया विक्टोरिया से विवाहित रहे। मेडेलिन कार्टेल के नेता के रूप में एस्कोबार जल्द ही अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध हो गया और राजनेताओं, न्यायाधीशों और पुलिसकर्मियों की बढ़ती संख्या ने सार्वजनिक रूप से उसका विरोध किया। एस्कोबार के पास अपने दुश्मनों से निपटने का एक तरीका था। उसने इसे प्लाटा ओ प्लोमो, चांदी या सीसा कहा। यदि कोई राजनेता, न्यायाधीश या पुलिसकर्मी उसके रास्ते में आ जाता तो वह लगभग हमेशा सबसे पहले उसे रिश्वत देने का प्रयास करता था। यदि वह काम नहीं करता था तो वह उस व्यक्ति को मार डालने का आदेश देता था। कभी कभी पीड़ित के परिवार को भी हमले में शामिल कर लेता था। एस्कोबार द्वारा मारे गए पुरुषों और महिलाओं की सटीक संख्या अज्ञात है, लेकिन यह निश्चित रूप से सैकड़ों और संभवतः हजारों में जा सकती है। एस्कोबार के लिए सामाजिक स्थिति कोई मायने नहीं रखती थी। यदि वह तुम्हें रास्ते से हटाना चाहता है तो वह तुम्हें रास्ते से हटा देगा। उन्होंने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की हत्या का आदेश दिया और यह भी अफवाह थी कि 1985 में सुप्रीम कोर्ट पर 19 अप्रैल के विद्रोही आंदोलन द्वारा किए गए हमले के पीछे उनका हाथ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के कई न्यायाधीश मारे गए थे। 27 नवंबर 1989 को एस्कोबार के कार्टेल ने एविएंका फ्लाइट 203 पर बम लगाया, जिसमें 110 लोग मारे गए। लक्ष्य एक राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार वास्तव में बोर्ड पर नहीं था। इन हाई प्रोफाइल हत्याओं के अलावा एस्कोबार और उसका संगठन अनगिनत मजिस्ट्रेटों, पत्रकारों, पुलिसकर्मियों और यहाँ तक कि उसके अपने संगठन के अंदर के अपराधियों की मौत के लिए भी जिम्मेदार था। 1980 के दशक के मध्य तक एस्कोबार दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक था और व्यक्तिगत संपत्ति $24 बिलियन के आसपास बताई गई थी। एस्कोबार कभी भी, कहीं भी, किसी की भी हत्या का आदेश दे सकता था। वह एक प्रतिभाशाली अपराधी था और वह जानता था कि अगर मेडेलिन के आम लोग उससे प्यार करेंगे तो वह अधिक सुरक्षित रहेगा। इसलिए उन्होंने मेडेलिन के सबसे गरीब निवासियों के लिए पार्क, स्कूल, स्टेडियम, चर्च और यहाँ तक कि आवास पर लाखों खर्च किए। उनकी रणनीति काम कर गई। एस्कोबार आम लोगों का प्रिय था
जो उसे एक स्थानीय लड़के के रूप में देखते थे जिसने अच्छा काम किया था और अपने समुदाय को वापस दे रहा था। एस्कोबार को कानून के साथ पहली गंभीर मुठभेड़ 1976 में तब हुई जब वह और उसके कुछ सहयोगी इक्वाडोर में नशीली दवाओं की तस्करी से लौटते हुए पकड़े गए। एस्कोबार ने गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों की हत्या का आदेश दिया और मामला जल्द ही खत्म कर दिया गया। बाद में अपनी शक्ति के चरम पर एस्कोबार की संपत्ति और क्रूरता ने कोलंबियाई अधिकारियों के लिए उसे न्याय दिलाना लगभग असंभव बना दिया। जब भी उसकी शक्ति को सीमित करने का प्रयास किया गया तो जिम्मेदार लोगों को रिश्वत दी गई, मार डाला गया या अन्यथा निष्प्रभावी कर दिया गया। हालांकि संयुक्त राज्य सरकार की ओर से दबाव बढ़ रहा था, जो नशीली दवाओं के आरोपों का सामना करने के लिए एस्कोबार का प्रत्यर्पण चाहती थी। प्रत्यर्पण को रोकने के लिए उसे अपनी सारी शक्ति का उपयोग करना पड़ा। 1991 में अमेरिका के बढ़ते दबाव के कारण कोलंबियाई सरकार और एस्कोबार के वकील एक दिलचस्प व्यवस्था लेकर आए। एस्कोबार को आत्मसमर्पण करना होगा और 5 साल की जेल की सजा काटनी होगी। बदले में वह अपनी खुद की जेल बनाएगा और उसे संयुक्त राज्य अमेरिका या कहीं और प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा। जेल ला कैथेड्रल एक सुंदर किला था जिसमें एक जकूजी, एक झरना, एक पूर्ण बार और एक फुटबॉल मैदान था। इसके अलावा एस्कोबार ने अपने स्वयं के गार्ड चुनने के अधिकार पर बातचीत की थी। वह टेलीफोन द्वारा आदेश देकर ला कैथेड्रल के अंदर से अपना साम्राज्य चलाता था। ला कैथेड्रल में कोई अन्य कैदी नहीं थे। आज ला कैथेड्रल खंडहर हो चुका है। छिपे हुए एस्कोबार लूट की तलाश में खजाना चाहने वालों ने इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया है। हर कोई जानता था कि एस्कोबार अभी भी ला कैथेड्रल से अपना ऑपरेशन चला रहा था, लेकिन जुलाई 1992 में यह ज्ञात हो गया कि ड्रग किंगपिन ने कुछ बेईमान सहयोगियों को अपनी जेल में लाने का आदेश दिया था, जहां उन्हें यातना दी गई और मार डाला गया। यह कोलंबियाई सरकार के लिए भी बहुत अधिक था। 1992 के अंत तक 2 संगठन उसकी तलाश कर रहे थे, सर्च ब्लॉक, एक विशेष अमेरिकी प्रशिक्षित कोलंबियाई टास्क फोर्स, और लॉस पेप्स, एस्कोबार के दुश्मनों का एक छायादार संगठन जो उसके पीड़ितों के परिवार के सदस्यों से बना था और एस्कोबार द्वारा वित्त पोषित था। मुख्य व्यवसाय प्रतिद्वंद्वी कैली कार्टेल और एस्कोबार को एक मानक जेल में स्थानांतरित करने की योजना बनाई गई थी। प्रत्यर्पित किए जाने के डर से एस्कोबार भाग गया और छिप गया। अमेरिकी सरकार और स्थानीय पुलिस ने बड़े पैमाने पर तलाशी का आदेश दिया। 2 दिसंबर 1993 को कोलंबियाई सुरक्षा बलों ने अमेरिकी तकनीक का उपयोग करते हुए मेडेलिन के एक मध्यम वर्गीय इलाके में एक घर में छिपे हुए एस्कोबार का पता लगा लिया। सर्च ब्लॉक अंदर आया, उसकी स्थिति को त्रिकोणित किया और उसे हिरासत में लाने का प्रयास किया। हालांकि एस्कोबार ने जवाबी हमला किया और गोलीबारी हुई। अंततः एस्कोबार को गोली मार दी गई क्योंकि उसने छत पर भागने का प्रयास किया था। हालांकि उसे धड़ और पैर में भी गोली मारी गई थी, लेकिन घातक घाव उसके कान से होकर गुजर गया, जिससे कई लोगों को विश्वास हो गया कि एस्कोबार ने आत्महत्या कर ली। दूसरों का मानना है कि कोलंबियाई पुलिसकर्मियों में से एक ने गोली चलाई। एस्कोबार के चले जाने के बाद मेडेलिन कार्टेल ने जल्द ही अपने प्रतिद्वंद्वी कैली कार्टेल से सत्ता खो दी, जो 1990 के दशक के मध्य में कोलंबियाई सरकार द्वारा इसे बंद करने तक प्रभावी रहा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको पाब्लो एस्कोबार की दुनिया के आपस की बात समझ में आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी दिखाएं।